हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, कोशिका का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और सेकंड पार्ट में कोशिका के अंग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका के अंग। तो सबसे पहले कोशिका बना लेते हैं हम लोग। तो हमने पढ़ लिया था जो कोशिका होता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान, दो लोगों ने मिलकर दिया था। कोशिका देखिए जो पादपों में होती है वो कैसी होती है? चौकोर होती है। जबकि जंतुओं में कैसी होती है? जंतुओं में गोल होती है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। जो कोशिका होती है वो जंतुओं में कैसी? गोल, और पादपों में चौकोर होती है। अब अगर हम बात करें इसके चारों तरफ इस तरह से होता है, वो क्या होती है? कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर क्या पाया जाएगा? आपका कोशिका झिल्ली। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब दोनों में अंतर समझिए आप। जो कोशिका भित्ति होती है पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? पादपों में पाई जाती है। और ये जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। बात क्लियर हुई? जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादपों तथा जंतु दोनों में पाई जाएगी। क्लियर? और इस कोशिका के अंदर क्या होंगे? कोशिका अंग होंगे। क्या होंगे? कोशिका अंग होंगे। क्या होंगे? कोशिका अंग। अब बात कर लें, कोशिका अंग जो होंगे वो किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने हुए होंगे। किसके होंगे? प्रोटीन के बने हुए होंगे। कोशिका के जो अंग होंगे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पादप में, यानी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पादपों तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें ये देखिए आपके कोशिका अंग हो गए, और इसमें क्या होता है? एक द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? द्रव भरा हुआ होता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात पूछनी है। जो अगर द्रव ना हो तो इससे क्या घाटा? क्या है? घाटा है, बिल्कुल है। अगर द्रव नहीं होगा तो आपस में ये क्या होंगे? लड़ते रहेंगे। यानी कि इनका जो घर्षण होगा, घर्षण की वजह से कोशिका के अंग जो होंगे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो जाएंगे तो कोशिका के अंग जब नष्ट हो जाएंगे तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। जब कोशिका नष्ट हो जाएगी तो जो भी बॉडी है, जो भी चीज, जंतु या पादप कोशिका से बने हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसको बोला जाता है जीव द्रव या कोशिका द्रव। अच्छा, इसके नामकरण की बात करी जाए, जीव द्रव किसने कहा? जीव द्रव इसका नाम किसने दिया? कोशिका द्रव को जीव द्रव किसने कहा? तो पुर्किज ने कहा। किसने कहा? पुर्किज ने क्या कहा? जीव द्रव कहा। अच्छा, कोशिका द्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहा गया। जीवन का भौतिक आधार। अच्छा, भौतिक आधार किसने कहा? पुर्किज ने तो जीव द्रव नाम दिया, जबकि जीवन का भौतिक आधार जो कहा है किसको? जीव द्रव को या कोशिका द्रव को, वो किसने कहा? हैक्सले ने कहा। किसने कहा? हैक्सले ने। ठीक है, हैक्सले ने क्या कहा कि जो कोशिका द्रव है या जीव द्रव है वो जीवन का भौतिक आधार है। नामकरण की बात की जाए, कोशिका द्रव का नामकरण किसने किया? पुर्किज के द्वारा किया गया। चलिए अब कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा अंग किस काम में आता है। चलिए समझते हैं। चलिए कोशिका अंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पूरी कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? शक्ति ग्रह की अगर बात की जाए तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें 70S राइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइसोसोम पाया जाता है, राइसोसोम पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा अभी करने वाले हैं, थोड़ा समय आएगा इसका भी। 70S 80S इसके बारे में अभी समझने वाले हैं। अभी समझ जाएंगे ये क्या होता है 70S 80S यानी राइबोसोम, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो भी मन में प्रश्न है वो सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलता जाएगा। चलिए बने रहिए बस। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को, यानी जो अंदर की दीवारें होती हैं, इसके अंदर की दीवारें को, जो अंदर जो दीवारें होती हैं इस तरफ से, समझ सकते हो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर की जो ये दीवारें हैं ये वाली, तो इसको क्रस्टी कहा जाता है। आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाएगा? क्रस्टी बोला जाएगा, क्रस्टी। क्लियर। चलिए क्रस्टी बोला जाता है आंतरिक दीवारों को, ठीक है। क्रस्टी पर ही क्या होगा? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए होता है। किस पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रस्टी पर डीएनए पाया जाता है। अब इसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र चलते हैं। क्रेब्स चक्र होता है। तो ये जब क्रेब्स चक्र 38 क्रेब्स चक्र पूरे कर लेता है, 38 क्रेब्स चक्र, तो क्या होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है और 1 ग्राम ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जो 38 क्रेब्स चक्र मिलकर 1 ग्राम ग्लूकोज बनाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। या कितनी बोल सकते हैं? 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आगे देखिए गल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा? गल्जी बॉडी, ठीक है। गल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गल्जी बॉडी को समझते हैं। गल्जी बॉडी जो होता है, जो ऊर्जा यहाँ पे बन रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया से जो ग्लूकोज से ऊर्जा बन रही थी, उस ऊर्जा का परिवहन करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करता है। परिवहन यानी कि उस ऊर्जा को ले जाने का कार्य करता है गल्जी बॉडी के बाद होता है रसधानी। गल्जी बॉडी के बाद रसधानी। तो रसधानी समझते हैं। रसधानी तीसरा हमारा हो गया रसधानी। रसधानी का काम होता है जल अवशोषण। क्या करना? जल अवशोषण करना। देखिए जल अवशोषण जो होगा वो जल यानी रसधानी जो होगा, रसधानी पादपों में बड़ा होगा और जंतुओं में छोटा होगा, क्योंकि जल अवशोषण सबसे अधिक पादप कर सकते हैं, जबकि जंतु जल अवशोषण ना के बराबर करते हैं। हमें जब भी प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, ठीक है। अगर हमारे ऊपर 1 बाल्टी पानी डाला जाए, वो सारा पानी कहाँ जाएगा? वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर पादपों पर डाला जाए तो उस जल का अवशोषण पादप जंतुओं की अपेक्षा अधिक कर सकते हैं। तो क्या रसधानी जंतुओं यानी कि पादपों में बड़ी होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रसधानी। उसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम। क्या आता है? सेंट्रोसोम। चलिए समझिए सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम इसी में पाया जाएगा सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन करेगा बहुत तेजी से। जैसे अगर हम यहाँ पे कट जाएं, कहीं पे भी कट जाएं, तो क्या होगा? कोशिका जो सेंट्रोसोम होगा, जो कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम है, वो धड़ाधड़ क्या करेगा? कोशिका का विभाजन करेगा और उस घाव को पूरी तरह से भर देगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, नई कोशिकाएं बना देता है। कौन? सेंट्रोसोम। क्लियर। चलिए तो कोशिका के अंदर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, रसधानी देखी, उसके अलावा सेंट्रोसोम देखा और गल्जी बॉडी देखा। उसके अलावा राइबोसोम। क्या देखेंगे? राइबोसोम।
इसको अगर क्रम से याद करना चाहें तो आप ट्रिक बना सकते हैं। तो देखिए हमने एक ट्रिक बना ली है, मग रसे लार नहीं, मग रसे लार नहीं, ठीक है। तो मा से माइटोकॉन्ड्रिया, गा से गल्जी बॉडी, रा से रसधानी, से सेंट्रोसोम, ला से लाइसोसोम, रा से राइबोसोम और ना से न्यूक्लियस, ठीक है, ना से न्यूक्लियस। तो इस तरह से आप क्रम से याद रख सकते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गा से, इधर लिखते हैं, गा से गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी, रा से रसधानी, से सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और ला से लाइसोसोम, लाइसोसोम और रा से राइबोसोम, राइबोसोम और ना से न्यूक्लियस। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। मग रसे लार नहीं, मग यानी मग जो होता है, जो जग के आकार का होता है, मग प्लास्टिक का होता है ना, तो मग रसे, मग में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, रसेगा, लार नहीं, लार रसेगी नहीं, रसेगी, तो मग रसे लार नहीं। तो आपकी ये सिंपल सी ट्रिक हो गई। मा से माइटोकॉन्ड्रिया, गा से गल्जी बॉडी, रा से रसधानी और से सेंट्रोसोम, ला से लाइसोसोम, रा से राइबोसोम और ना से न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का कार्य करता है पूरे कोशिका को। गल्जी बॉडी का कार्य क्या था, ऊर्जा को, जो ऊर्जा बना रहा था उसका परिसंचय मतलब परिवहन करेगा। रसधानी क्या कर रहा था, जो जल था उसका अवशोषण कर रहा था, ठीक है, जल अवशोषण, ठीक है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस अभी बाकी है, उसको भी समझ लेते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम का कार्य क्या होगा, राइबोसोम समझ लेते हैं एक बार। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम किसका होगा, राइबोसोम का होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन कौन बनाता है तो राइबोसोम। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। उसके अलावा इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं किसको, राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री तो किसे बोलेंगे, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। अब यहीं पे समझने लायक क्या है, यहीं पे मैंने आपको बताया था अभी 70S और 80S के बारे में बता रहे थे। तो 70S राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अच्छा, इसको याद कैसे करें, कैरियोटिक याद रखना हमें, कैरियोटिक, यू यानी कि तुम, तो तुमसे मतलब क्या हुआ, 70S जो है वो सूक्ष्म जीवों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, सूक्ष्म जीवों में, ठीक है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। कौन सा, यूकैरियोटिक राइसोसोम जो होता है, यूकैरियोटिक जो होता है वो 70S पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में। 80S प्रोकैरियोटिक होता है, वो किस में पाया जाएगा, जो बड़े बड़े जितने भी जीव हैं आपको नजर आते हैं, जैसे मैं हो गया यानी आप भी हो गए, ठीक है, यानी जंतु पादप जितने भी हैं उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक। यू से यू यानी यू का मतलब वो सूक्ष्म जीव, ठीक है, बहुत छोटे जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म जीव। उन्हें और क्या बोलेंगे, 70S यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब 80S प्रोकैरियोटिक, अभी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, छुपा के रखता है 70S, ठीक है, छुपा के रखता है। बाजी चांस राइबोसोम जो है प्रोटीन नहीं बना पाया तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से प्रोटीन बना लेगी। तभी तो मैंने बोला था आपको, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी आंतरिक दीवारों पर क्या लगा हुआ होता है, प्रोटीन लगा हुआ होता है। वो किसके कारण, राइबोसोम के कारण, क्योंकि 70S राइबोसोम पहले से ही होता है उसके पास उपस्थित, ठीक है। चलिए, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम छूट रहा था हमारा, तो लाइसोसोम को भी देख लीजिए। लाइसोसोम क्या होता है, इसमें बना लीजिए लाइसोसोम जो होता है
जितना भी इधर का जो भी पार्ट है इसका, जैसे रसधानी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी अंग हैं, अगर इसमें से कोई भी अंग खराब होता है तो क्या करता है, लाइसोसोम उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इस वजह से लाइसोसोम को सफाई कर्मचारी कहते हैं, किसका, कोशिका का सफाई कर्मचारी। ठीक है, ये जो होता है लाइसोसोम, इसमें एक एंजाइम बनता रहता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, जल अपघटक एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बात क्लियर हुई। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी अंग काम नहीं करता है कोशिका का, उसी पे क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को फेंक देता है, थूक देता है उसके ऊपर। रसधानी अगर काम नहीं कर रही है तो हाइड्रोलाइटिक इस पे थोप देगा और क्या करेगा, इसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कोई भी इसका अंग कोई भी हो सकता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कौन करेगा, लाइसोसोम कर देगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कोशिका के अंदर जो पाचन करने का काम करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। पाचन का कार्य कौन करेगा भाई मेरे, लाइसोसोम करेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचा है हमारा न्यूक्लियस बचा है। न्यूक्लियस तो हो जाए एक बार फिर से धमाका, न्यूक्लियस का धमाका देखेंगे क्या होने वाला है। चलिए, न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका के किस जगह पे पाया जाएगा, तो मध्य में, क्योंकि न्यूक्लियस को ही हम बोलते हैं केंद्रक। कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस हेडिंग लगा लो, न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग, ब्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेन। कोशिका का दिमाग। जब भाई दिमाग ये है तो कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा, नियंत्रण भी करता है ये। ठीक है, नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। और ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका का केंद्रक होता है। इसमें डीएनए प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर, पाया जाता है। मार्कर भी धोखा दे रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी जो न्यूक्लियस की खोज की थी, खोज के बारे में अगर बोला जाए तो खोज किसने की, तो चलिए इसको समझते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की जाती है। अब इसको याद कैसे करें, जैसे अभी हमने जब फर्स्ट पार्ट में देखा था तो हुक से हमने याद किया था मरी हुई कोशिका, या फिर कोशिका की खोज किसने की, से याद किया था, रॉबर्ट हुक। अब अगर जीवित कोशिका पूछा गया था तो हमने क्या बताया था, एंटोनी वॉन हॉक ने की। अब इसको रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद करें। देखिए, जब भी हम किसी आम या किसी भी पके हुए फल को खाते हैं तो उसके मध्य का भाग कौन सा होता है, केंद्रक होता है, यानी कि बीज होता है। और जो भी आप पका हुआ फल खाएंगे उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, ब्राउन होगा। कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो रॉबर्ट भैया हमें पहले ही से याद है, रॉबर्ट हुक हमें पहले से ही याद है, तो रॉबर्ट ब्राउन बोल देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जितने भी पके हुए फल होते हैं उनके अंदर का जो केंद्रक होता है, यानी कि बीज होता है, वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो रॉबर्ट भाई पहले के हमें मालूम है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया, केंद्रक की खोज कर दी। हमें लग रहा है भाई हैं ये, तभी तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक पता। जो बचा हुआ है, इसके अंग, जो भी अंग इसके बचे हुए हैं, छोटे मोटे जो भी अंग रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसी में करने लग गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।